नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ है शारिक रहमान खान। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने दोनों डोज ले ली है और कोरोना का खतरा उन्हें नहीं है, वो बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि ओमिक्रॉन ने अब हमारे देश में रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली और मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। दिल्ली की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना 923 नए मामले लेकर आया। मुंबई में यह आंकड़ा 24 घंटे में 2510 है। दिल्ली में कोरोना के मामले में एक दिन में 86% का इजाफा हुआ है। 7 महीने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में इससे पहले 30 मई को 946 कोरोना के केस मिले थे और कोरोना वायरस की संक्रमण दर भी अब दिल्ली में 1% के पार हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो वो दिल्ली में 2000 के पार है, जो 6 महीने में सबसे ज्यादा है। तो आंकड़े कहीं ना कहीं साफ ये जाहिर कर रहे हैं कि स्थिति अब धीरे धीरे बिगड़ रही है ओमिक्रॉन के मामले में। दिल्ली में 24 घंटे में 344 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मुंबई में कोरोना में एक दिन में लगभग मामले दोगुने हो गए। मुंबई में 24 घंटे में 1510 नए मामले, कल 1377 मामले आए थे। धारावी में कोरोना के 17 नए केस देखने में मिले। पूरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3900 नए केस मिले और 20 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 85 केस मिल चुके हैं। तो मुंबई में जहां 24 घंटों में 1377 मामले आए थे, वहीं अब 24 घंटे में 2510 नए मामले सामने आए। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि अब सीधे मामले दोगुने हो गए हैं। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू तो कर दिया गया है, लेकिन क्या तैयारी वैसी है? सार्वजनिक परिवहन यानी बसों, मेट्रो में सवारी की क्षमता आधी करने का असर दिखने लगा है। अब लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बसों और मेट्रो में सवारी करने के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गाड़ियों में जगह पाने के लिए लोगों में होड़ नजर आ रही है और जिसकी वजह से कोविड नियमों की अनदेखी होना स्वाभाविक है। मुसाफिरों को अब सुरक्षा का सवाल भी सता रहा है और परेशानी हो रही है वो अलग। बुधवार को सुबह से मेट्रो स्टेशनों और बस स्टॉप पर भीड़ दिखती रही। कोरोना को लेकर लगी नई पाबंदियों के बाद का ये नजारा है। डीडीएमए ने बसों और मेट्रो के भीतर आधी सवारियों की इजाजत दी है। मुसाफिरों को बेशक भीड़ में अपनी सुरक्षा का सवाल सता रहा है। खतरा तो बढ़ सकता है, इसीलिए हम लोग डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन किए हुए हैं और जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सारे लोग भी फॉलो करें। अगर गवर्नमेंट अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके चल रही है तो उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से करे ना। अब ये देखो, ये सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? आम नागरिक तो एक दूसरे से टच ही है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है। सर, अंदर भी नहीं हो पाता है। आप अगर मेट्रो में देखो तो आपको लगता है मेट्रो में कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने लोग ट्रैवल करते हैं। चीप मोड ऑफ ट्रैवलिंग है ये। इधर दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सक्रिय मामले 557 से बढ़कर 1612 हो गए। एक्टिव मामले 0.038% से बढ़कर 0.11% हो गए। पॉजिटिविटी दर 0.2% से बढ़कर 0.9% हो गई। चिंता की बात यह है कि हर रोज कोविड का ये ग्राफ बड़ा हो रहा है। मंगलवार को दिल्ली में कोविड के 496 मामले सामने आए हैं। 6 महीनों में सबसे ज्यादा। ओमिक्रॉन के 238 केस हो गए, देश में सबसे ज्यादा। दिल्ली में सक्रिय केस 5 दिन से कम के समय में दुगने हो गए। दिल्ली सरकार कह रही है कि बाहर के देशों से आ रहे लोगों की वजह से कोविड की ये रफ्तार है। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं। इधर कोरोना के कायदों की अनदेखी और बढ़ती लापरवाही से जानकार परेशान है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी लापरवाह हैं। मार्केट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस बार तो कोरोना है नहीं। ऐसा नहीं है, कोरोना के केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए। आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा है कि हमें तीसरी वेव के लिए तैयार रहना है। तो हम पिछले 4 महीने से थर्ड वेव का लगातार तैयारी कर रहे थे। हमने अपनी ऑक्सीजन कैपेसिटी को भी 10 टाइम्स बढ़ाया है, मैन पावर रिक्रूट किया है, आईसीयू की जो संख्या है वो बढ़ाई है,
जो दवाई हैं, जो आवश्यक दवाई जो कि कोरोना में काम आती हैं, वो सब का हमने स्टॉक करके रखा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए जहां दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, वहीं सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम लोगों के पास उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि कम से कम इन प्रतिबंधों के चलते कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा ना हो। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और उधर मुंबई में कोविड की रफ्तार से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। बुधवार को राज्य प्रशासन और बीएमसी में दिन भर बैठकों का दौर चला है। अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। दवा और ऑक्सीजन की व्यवस्था का जायजा लिया गया। वयस्कों और बच्चों के लिए टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने पर बात हुई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले होटलों और पबों को महीनों तक सील करने की भी चेतावनी दी गई है। मुंबई में 20 दिसंबर को कोरोना के 204 केस आए। 29 दिसंबर को 12 गुना हो गए, 2510 केस। जानकारों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर ने मुंबई में दस्तक दे दी है। मंगलवार को कोरोना केसों में अचानक आए उछाल से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने की चेतावनी दी, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर मामले तेज गति से बढ़ेंगे तो पाबंदी बढ़ाई जा सकती है। जे कायदे आपण आता किंवा निर्बंध लावलेले आहेत 25% असतील किंवा 50% असतील, नियमों का उल्लंघन करने वाले को कुछ दिन के लिए सील कर देंगे और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पाळले नाही तर तिथे सील केले जातील आणि पुढचे काही महिने ते सील केले जातील। कडकच्या कडक कारवाई आम्ही करू। आज लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जब तब जरूर देखा जाएगा, लेकिन आज जरूरत इतनी है कि हमने हमारा माइंडसेट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखना चाहिए और उसका अमल सीरियसली करना चाहिए। रेलवे ने भी सतर्क होकर रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ा दी है। मास्क ठीक से नहीं पहनने वालों को चेतावनी देने और बिल्कुल नहीं पहनने वालों को दंडित करने का काम शुरू किया गया है। यहाँ जो पेनल्टी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यात्रियों से हम लगातार अपील कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके साथ जो यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा जो है सुनिश्चित करें। बहुत जरूरी है, अगर कोरोना से बचना है तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, लिहाजा ऐसे में प्रशासन को कड़ाई से इनके साथ पेश होना पड़ता है और इनके खिलाफ इस तरह की पावती बनाई जाती है, इनसे दंड वसूला जाता है। और यही काम अब मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर भी किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि रेलवे में भीड़ भी बढ़ गई है और कई लोग ऐसे हैं जो अभी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा फिर से एक बार बढ़ा है और तीसरी लहर की जो है एकदम से मुहाने पर आ चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। मुंबई से कैमरा राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में पड़े पीयूष जैन पर जीएसटी छापे और फिर हुई सियासत में समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन भी घिर गए। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि इन छापों से उनका कोई लेना देना नहीं है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बहुत निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी अभी वित्त मंत्री जो पहले रहे हैं पी चिदंबरम और सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट करके बोला कि जिस पी जैन को रेड करना था उनके पास वो आए नहीं, गलती से दूसरे पी जैन के पास चले गए, क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। आप क्या कहेंगे? हो सकता है ये बात चिदंबरम साहब की सही हो कि हम टारगेट पे होंगे और पहुंच गए वो अपनी पार्टी के नेता के यहाँ। ये हो सकता है वो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के यहाँ रेड करवा दी, हो जाता है। ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल इंडिया का असर है। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा पुष्पराज जी, डे 1 में हमने अखबारों में पढ़ा कि भाई उनके ऊपर रेड हुई है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिस दिन ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था। क्या आपका पीयूष जैन से या कोई फैमिली रिलेशन या कोई कारोबार का रिलेशन है? हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं, केवल एक समानता है कि वो जैन है, हम जैन हैं। और पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी हैं और इसके पहले भी मैं 2 बार परफ्यूम लॉन्च कर चुका हूं। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा परफ्यूम लॉन्च होती रहती है। तो ये सब बेकार की हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, इनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो पुष्पराज जी, फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 1 हफ्ते से जो आपने राजनीति होते हुए देखी है, प्रधानमंत्री तक ने बिना आपके नाम लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी से सुगंध या दुर्गंध की बात की, करप्शन की बात की, इस तरह की बातें आपका नाम लेके क्यों उछाली जा रही हैं?
ये राजनीति है, राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया। इतना नहीं गिरना चाहिए राजनीति का स्तर। एक्चुअल में जो फैक्ट हो वो बोलना चाहिए। जबरदस्ती हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को हमको बदनाम करने के लिए उसमें हम लोगों को जोड़ दिया गया, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं, और ये रेड में साफ भी हो गया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खुद को संत कहने वाले कालीचरण को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही कालीचरण है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता को गाली दी थी, अपशब्द कहे थे, और उसके बाद दूसरे वीडियो में भी उन्होंने कई बार आकर कहा था कि उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है, कोई खेद नहीं जताया था, और साथ ही गोडसे की सराहना की थी। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है और शारिक हम जानते हैं कि उस बयान के बाद काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिला था लोगों में। तो आखिरकार कार्रवाई हुई, इसको लेकर के जो धाराओं में मामला दर्ज हुआ था वो बहुत हल्की धाराएं थी। राज्य सरकार की तरफ से भी बयानबाजी हो रही थी, मुख्यमंत्री ने भी इस पर बयान दिया था आकर, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ। अनुराग, आखिरकार कालीचरण गिरफ्तार हुआ जिसने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, दूसरे धर्मों के लिए बुरी बातें कही। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और किस तरह से ये खुद को महात्मा कहने वाला और महाराज कहने वाला पुलिस की गिरफ्त में आया? देखिए, अपने दर्शकों के लिए हम बता दें शारिक, सुबह ये बड़ी खबर है। सुबह 4 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार हुआ है, और ये इतना शातिर शख्स है कि इसने खजुराहो में भी एक गेस्ट हाउस बुक करा रखा था अपने नाम से, और उसमें चेकआउट भी नहीं किया था, लेकिन उस गेस्ट हाउस में वो रह भी नहीं रहा था। कालीचरण खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम है, वहां पर लोग अपने घरों को भी किराए से देते हैं, और वहां एक शख्स के यहाँ रह रहा था। जितने भी इसके करीबी लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं, उन सब के मोबाइल फोन भी ऑफ थे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इनपुट मिले थे रायपुर पुलिस को, और उसके बाद 8 से 10 लोगों की टीम गई। वहां पर भी इन्होंने रायपुर पुलिस ने 1-2 दिन काम किया, और तब जाकर अपने सूत्रों से पता लगाया कि ये कहाँ छिपा हुआ है, और इसके बाद सुबह 4 बजे दबिश दी गई। यानी उस वक्त कोई ज्यादा विरोध भी नहीं हो पाया, और जो रायपुर पुलिस की टीम है वो उसे लेकर वहां से चल चुकी है। दोपहर तक या शाम तक उसके रायपुर पहुंचने की संभावना है। शारिक, बिल्कुल। अनुराग, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि कार्रवाई किस तरह की होती है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट कर रहे थे इस मामले को, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो प्रशासन ने बहुत ही हल्की धाराओं में मामले लगाए, तो ऐसे में सख्त कार्रवाई होगी तभी ये दूसरे धर्मों के खिलाफ इस तरह के भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, आपसी सौहार्द नहीं बिगाड़ेंगे और राष्ट्रपिता को इस तरह से खुलेआम गाली नहीं देंगे। लेकिन सख्त कार्रवाई को लेकर क्या आपको लग रहा है यहाँ पर? वही अदिति, जो धाराएं लगी हैं वो तो 294 और 505 2 लगी हैं। अब अगर पुलिस जांच में आगे और धाराएं बढ़ाती हैं तब जाकर कालीचरण जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि अभी तक तो जो धाराएं हैं वो जमानती धाराएं हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही कालीचरण को कोर्ट से बेल मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आगे की जांच में, चूंकि सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार कहते रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो आगे पुलिस ने भी कहा था विवेचना में जो तथ्य आएंगे और पूरी फुटेज को भी वो देख रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे जो मामला है इसमें बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उन्हें दिखा था उस वीडियो फुटेज से और जो तमाम वहां के लोग आए थे उनके बयान से, तब 294 और 505 2 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब देखते हैं गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आती है उसके बयान दर्ज किए जाते हैं तो आगे क्या कार्रवाई होती है और अगर कोई धाराएं उसमें बढ़ाई जाती हैं तो। अनुराग, अगर देखें तो मंच पे ही मौजूद एक महात्मा ने उनकी उस शब्दावली का भी विरोध किया था, तो एक तरीके से देखें तो अब कालीचरण पे सिकंजा कसा गया है उसके विवादित बोल की वजह से। लेकिन जिन धाराओं के तहत मामले में गिरफ्तारी हुई है वो अवेलेबल है। देखना होगा आगे किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ता है। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए और सुबह सुबह ये खबर हम तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। मुंबई के दहिसर में एक बैंक में लुटेरों ने लूट और हत्या को अंजाम दिया है। लुटेरों ने फायरिंग की जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। जिस शख्स की फायरिंग में मौत हुई वो बैंक का आउटसोर्स कर्मचारी था। यह घटना दहिसर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई। 2 लुटेरे आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसबीआई के ब्रांच में 2 आरोपी अंदर घुस गए थे। उसमें से एक ने पिस्तौल से यहाँ पर काम कर रहे आउटसोर्स एम्प्लॉई है उनके ऊपर फायरिंग किया और कैशियर के पास में जो कैश थी लगभग 2.5 लाख के आसपास
वो लेकर चले गए। पुलिस की टीम तुरंत यहाँ पर पहुँच गई और हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। दुर्भाग्यवश जो आउटसोर्स एम्प्लॉय थे उनकी इसमें डेथ हो गई है और हम लोग तो जल्दी आरोपियों को ढूंढ के निकालेंगे। हम लोग ने आज टीमें बनाई है और अलग अलग एरिया में उनको भेजा गया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिनों जो धर्म संसद हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहने वाला जो शख्स था, गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गॉडसे की सराहना करने वाला कालीचरण, उसको आखिरकार मध्य प्रदेश के खजुराहो से सुबह 4 बजे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दोपहर उसे रायपुर लाया जाएगा। आपको बता दें, कालीचरण के खिलाफ जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है वो जमानती धाराएं हैं और केस दर्ज होने के बाद से ही लगातार वो फरार चल रहा था। महात्मा गांधी को अपशब्द कहे थे। रायपुर में ये धर्म संसद हुई थी और कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद इस मामले में कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी का। अनुराग, आखिरकार राष्ट्रपिता को अपशब्द कहने वाला कालीचरण गिरफ्तार हो गया है, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में? बिल्कुल अदिति, मंच से जो शख्स राष्ट्रपिता को गालियां दे रहा था और बहुत ही आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रख रहा था, वो खजुराहो से गिरफ्तार हुआ है। और आप देखिए, मन में भय इतना ज्यादा था कि खजुराहो में एक गेस्ट हाउस में कालीचरण ने कमरा बुक करा रखा था, लेकिन वहां से उसने चेकआउट भी नहीं किया था ताकि पुलिस को चकमा दे सके। और खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम में एक शख्स के घर पर किराए से रह रहा था। अपने सारे साथियों के फोन भी उसने स्विच ऑफ करा दिए थे। रायपुर पुलिस जब वहां पहुंची तो एक दिन उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और जब सब जानकारी जुटा ली गई तो सुबह तड़के 4 बजे दबिश देकर जो कालीचरण महाराज है उसको गिरफ्तार किया गया। 8 से 10 लोगों की पुलिस की टीम आई थी। अब देर शाम तक रायपुर पुलिस उसे लेकर रायपुर पहुंचेगी और उसके बाद फिर कल सुबह या अगर आज शाम तक अदालत में उसे पेश कर पाई तो अदालत में पेश करेगी, नहीं तो कल सुबह उसकी पेशी होगी। जी अनुराग, यहाँ पर जो केस दर्ज किया गया है जिसके बाद से वो फरार चल रहा था, किन किन धाराओं के तहत हुआ, क्या वो जमानती धाराएं हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल जया, जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि 2 धाराओं में मामला दर्ज किया था पुलिस ने। जो आईपीसी की धारा 505(2) है, यानी अलग अलग वर्गों के बीच घृणा, वैमनस्य या द्वेष पैदा करने वाले बयान, और 294 अश्लील कृत्य, इसके तहत मामला दर्ज किया गया था। अब ये जो दोनों धाराएं हैं, एक में अधिकतम 3 महीने की सजा है और दूसरे में 3 साल की, तो ये दोनों धाराएं जमानती हैं। हालांकि पुलिस ने कहा था कि विवेचना के बाद जो तथ्य आएंगे, क्योंकि इससे संबंधित जो वीडियो थे और बाकी की चीजें थी वो पुलिस ने जब्त कर ली थी, तो धाराएं बढ़ाई भी जा सकती हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा रुख अपनाया था कि या तो खुद सरेंडर करें या फिर पुलिस उन्हें पकड़ कर लाएगी, तो पुलिस आखिरकार उनको पकड़ कर ला रही है। अब देखना ये होगा कि विवेचना के बाद जब बयान वगैरह दर्ज हो जाते हैं तो पुलिस क्या इसमें और धाराओं में मामला दर्ज करती है, नहीं तो फिर इन धाराओं में जिसमें मामला दर्ज किया गया है कालीचरण को आसानी से जमानत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि किस तरह की कार्रवाई इस मामले में की जाती है, क्योंकि इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई करके ये संदेश देना जरूरी है कि इस तरह से राष्ट्रपिता को कोई यूं ही कुछ बोल के नहीं निकल सकता और आपसी सौहार्द को इस तरह से कोई खराब नहीं कर सकता। एक धर्म संसद हरिद्वार में भी हुई थी, जिसमें हुई बयानबाजी को लेकर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि उसमें आए साधु संतों के नाम पर लोगों ने जमकर भड़काऊ भाषण दिए थे। लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पास न हरिद्वार धर्म संसद को लेकर कोई शिकायत आई है और न ही गुड़गांव में नमाज के मुद्दे पर कोई शिकायत आई है। और जब आयोग से पूछा गया कि आप अल्पसंख्यक आयोग में भरोसा कायम करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तो उल्टा आयोग ने मीडिया पर ही भावनाएं भड़काने का आरोप लगा दिया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो अब्दुल हमीद जो है अपने आप को बांध के बम टैंकों के नीचे लेट जाता है और पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान बना देता है। और जब किसी ऐसी जरूरत होती है तो जनरल JS अरोड़ा वहां जाके न्याजी से हथियार गिरवा लेता है। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा हैं। लंबे समय तक खाली रहे चेयरमैन के पद पर 3 महीना पहले ही इनको नियुक्त किया गया है। लेकिन हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला हो या गुड़गांव में नमाज का,
दोनों ही मामलों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का किरदार सवालों के घेरे में रहा है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग की सफाई है कि धर्म संसद मामले का खुद से संज्ञान लिया गया। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दिया गया। पूछा गया है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कौन सी धाराएं लगी हैं और उनकी कब गिरफ्तारी की जाएगी। गुड़गांव नमाज के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी जल्द ही दौरा करेगी। लखीमपुर मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हेट स्पीच के लिए मीडिया को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग गुड़गांव जाने वाले हैं इसी वीक में और दोनों समुदायों से और दोनों पक्षों से प्रशासन के बीच में अलग अलग बैठकर बातचीत करेंगे। सर, गुड़गांव यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है और महीने भर से ये सारा कुछ चल रहा है और अभी भी आप गुड़गांव जाने की सोच रहे हैं। आप सोच नहीं रहे हैं, हमने नोटिस भेज दिए हैं। हम जा रहे हैं, नोटिस तैयारी से जाया जाएगा ना। अब आपकी तरह थोड़ी करेंगे कि जाके कैमरा लगा देंगे और वहां पर लोगों के जज्बात भड़काने थोड़ी जा रहे हैं। वहां पर हम लोग कैमरा लगाते हैं, जज्बात कैमरा लगा के यही चाह रहे हैं ना कि हम ऐसी बात। देखिए मेरी सुनिए, हम वहां सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि दोनों समुदायों के बीच में तालमेल बिठाया जा सके। वहां पर माइनॉरिटीज कमीशन कोई चौधराहट दिखलाने नहीं जा रहा है। अपने अंतिम प्राण के क्षण तक हाल के दिनों में हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात कही गई। पुलिस में मामला दर्ज किए जाने के बावजूद अब तक कोई पूछताछ और गिरफ्तारी नहीं हुई। इस पर अल्पसंख्यक आयोग की अपनी ही सफाई है। जिन लोगों ने इस तरीके की हेट स्पीच दी है, न हम उसको स्वीकार करते हैं, न देश का कानून इसको स्वीकार करता है, न देश के प्रधानमंत्री जी उसको स्वीकार करते हैं। इस तरीके की भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे कोई भी बोले, चाहे वो ओवैसी बोले हिंदू धर्म के खिलाफ, चाहे धर्म संसद में बैठे हुए कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ बोले, वो किसी को बर्दाश्त के लिए नहीं है। दिलचस्प ये है कि अल्पसंख्यक आयोग को 700 शिकायतें मिली हैं, जिसमें हेट स्पीच की शिकायत एक भी नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग अपनी ओर से नोटिस देने के अलावा कुछ कहने से भी बचता दिख रहा है। लंबे समय तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति न होना, संवैधानिक अधिकारों का मामला लटके रहना और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कामकाज का ब्यौरा संसद के पटल पर न रखा जाना, ये सारी चीजें बताता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भूमिका किस हद तक सीमित होती जा रही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो इत्र कारोबारी है पीयूष जैन, उनके ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी 6 दिन बाद खत्म हो गई। उनके ठिकानों से करीब 200 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ है और पता लगाया जा रहा है कि सोना विदेश से तस्करी करके तो नहीं लाया गया कहीं। और किसी भी रेड में ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। पीयूष जैन ने ये माना है कि उसने अपनी 3 कंपनियों के जरिए सामान बेचकर जीएसटी की चोरी की है। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद जीएसटी इंटेलिजेंस की 7 दिन तक चली छापेमारी खत्म हो गई। करीब 200 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल बरामद किया गया। किसी भी रेड में ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा किसका है। बीजेपी और सपा एक दूसरे का पैसा बता रहे हैं कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी की माने तो पैसा पीयूष जैन का है। पीयूष जैन ने माना कि उसने अपनी 3 कंपनियों के जरिए सामान भेजकर जीएसटी चोरी की। पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में
केवल 21 करोड़ का लेन देन दिखाया गया, जबकि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 सालों में 177 करोड़ से ज्यादा का सामान भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी दिए भेजा। इस तरह इन्होंने पिछले 4 सालों में 31 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी की। हालांकि पीयूष जैन के परिवार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोप लगाया कि वो 52 करोड़ की पेनल्टी भरने को तैयार थे, लेकिन फिर भी गलत तरीके से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। चर्चा ये भी चल रही है कि छापेमारी समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले पंपी जैन के यहाँ होनी थी, लेकिन गफलत में पीयूष जैन के यहाँ हो गई। हालांकि एजेंसी इसे खारिज कर रही है। क्योंकि मामला 5 करोड़ से ऊपर का है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। माननीय न्यायालय में श्री पीयूष कुमार जैन जी को ले जाके अरेस्ट के लिए कहा गया। माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय ने पीयूष जैन के रिमांड को एक्सेप्ट किया और प्राइमा फेसी जो जांच का आया है उसमें 32 करोड़ 50 लाख रुपए की भी टैक्स की चोरी पाई गई है। पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने की जांच डीआरआई कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि सोना विदेश से तस्करी कर तो नहीं लाया गया। जितनी बड़ी ये छापेमारी है, उतनी बड़े ही छापेमारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हवाई चप्पल पहनकर स्कूटर में घूमने वाला शख्स आखिर इतना सारा कैश अपने घर में क्यों रखेगा? क्या ये मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का है या उससे कहीं बड़ा है? नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई छापेमारी के चलते सियासी जंग भी शुरू हो गई और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पैसा किसका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे का पैसा बता रहे हैं। यूपी में पीयूष जैन पर बड़े जो जीएसटी छापे हैं और उस पर जो सियासत हुई है उसमें समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन भी घिर गए हैं और ये इत्र कारोबारी है कन्नौज के। दरअसल पुष्पराज जैन कन्नौज में इत्र के कारोबारी और बीजेपी ने यह दावा किया है कि ये छापे असल में सपा नेता पुष्पराज पर पड़े हैं। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि इन छापों से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी अभी वित्त मंत्री जो पहले रहे हैं पी चिदंबरम और सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट करके बोला कि जिस पी जैन को रेड करना था उनके पास वो आए नहीं, गलती से दूसरे पी जैन के पास चले गए क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। आप क्या कहेंगे? हो सकता है ये बात चिदंबरम साहब की सही हो कि हम टारगेट पे होंगे और पहुंच गए वो अपनी पार्टी के नेता के यहाँ। ये हो सकता है वो उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के यहाँ रेड करवा दी। हो जाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल इंडिया का असर है। हाँ। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा पुष्पराज जी, डे 1 में हमने अखबारों में पढ़ा कि भाई उनके ऊपर रेड हुई है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया। आप उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिस दिन ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था। क्या आपका पीयूष जैन से या कोई फैमिली रिलेशन या कोई कारोबार का रिलेशन है? हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं, केवल एक समानता है कि वो जैन है, हम जैन हैं। और पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी हैं और इसके पहले भी मैं 2 बार परफ्यूम लॉन्च कर चुका हूं। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा परफ्यूम लॉन्च होती रहती है। तो ये सब बेकार की मनगढ़ंत बातें हैं, इनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो पुष्पराज जी, फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले 1 हफ्ते से जो आपने राजनीति होते हुए देखी है, प्रधानमंत्री तक ने बिना आपके नाम लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी से सुगंध या दुर्गंध की बात की, करप्शन की बात की, इस तरह की बातें आपका नाम लेके क्यों उछाली जा रही हैं? ये राजनीति है, राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर गया है, बहुत नीचे गिर गया। इतना नहीं गिरना चाहिए राजनीति का स्तर। एक्चुअल में जो फैक्ट हो वो बोलना चाहिए। जबरदस्ती हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, हमको बदनाम करने के लिए उसमें हम लोगों को जोड़ दिया गया, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं। और ये रेड में साफ भी हो गया है।
और बात करते हैं कोरोना की। जिस तेजी से दिल्ली और मुंबई में खास तौर से मामले बढ़ रहे हैं, सवाल उठ रहा है क्या देश ने तीसरी लहर की दस्तक वहां पे उसकी शुरुआत देख ली है। 24 घंटे में दिल्ली और मुंबई में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 923 नए केस मिले हैं और वहीं मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2510 नए केस सामने आए हैं। और अगर बात करें तो दिल्ली में मामलों में एक दिन में 86% का इजाफा हुआ है। 7 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस दिल्ली में आए हैं। 30 मई को 946 मामले सामने आए थे और अब 923 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस की संक्रमण दर भी 1% के पार हो गई है, जो सिर्फ 2 दिन पहले 0.5% थी, उसके बाद 8-9% हुई और अब 1 के पार चली गई है। अब दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या जो है कोरोना के वो 2000 के पार है, जो 6 महीने में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दिल्ली में 24 घंटे में 344 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मुंबई में कोरोना के केस एक दिन में लगभग दुगने हुए हैं और 24 घंटे में मुंबई की अगर बात करें तो 2500 से ज्यादा नए केस आ चुके हैं और कल 1377 मामले सामने आए थे। वहीं धारावी में कोरोना के 17 नए केस सामने आए। तो पूरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटों में 3900 नए केस मिले हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 85 नए मामले सामने आए हैं। तो अब ये खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं चुनावी रैलियों की। बुधवार को हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे और 17,500 करोड़ की लागत वाले 23 अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर, जहां पर खासकर बीजेपी की सरकार है, वहां पर प्रधानमंत्री जाकर कई सौगात जो है वो लोगों के लिए दे रहे हैं और कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं लोकार्पण चल रहा है। तो इस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। और चुनाव कब और कैसे होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा, ये बीजेपी ने कहा है। लेकिन जहां तक कोरोना के कारण रैलियों पर रोक का सवाल है, बीजेपी वर्चुअल रैलियों के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कोरोना के दौरान जब सभी राजनीतिक दल हाइबरनेशन में थे, उस समय भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। भारत का मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, वर्चुअल एक्ट भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी तैयार थी। हमने बंगाल के चुनाव के समय में भी वर्चुअल रैलीज की है और जब कोविड आया था, पहले दौर और दूसरे दौर के समय में जब दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाइबरनेशन पे चली गई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के को सांगठनिक स्तर पर संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब लोग जुड़े हुए थे और सब लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज को संभालने का भी काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में काम करने में अनुकूलता बराबर रहती है। पंजाब की बात करते हैं, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी चाहती है कि चुनाव टल जाएं। चन्नी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि मसला बहुत संगीन है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, चाहे आज ही चुनाव हो जाए। उधर कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के नाराज नेताओं के सामने बीजेपी कैप्टन और सुखदेव सिंह ढींढसा का गठबंधन नया विकल्प बनकर उभरा है। पंजाब में दूसरे दलों के नेता बीजेपी का दामन थामने लगे हैं। कल अकाली दल के जगदीप सिंह नकई, रविप्रीत सिंह सिद्धू और हरभक्त देसू बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह राय भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल प्रताप सिंह बाजवा के विधायक भाई फतेह सिंह बाजवा ने बीजेपी का दामन थामा था और शमशेर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आदरणीय शमशेर सिंह राय जी से भी मेरा आग्रह। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि एक गैस सिलेंडर में सरकार अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है। चुनाव में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती, महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी होगी। स्कूटी और स्मार्टफोन एक माध्यम है। अगर सारी महिलाएं एकजुट होकर राजनीति को बदलने की कोशिश करें और समझें कि जो आजकल जो राजनीति हो रही है
कि वचन दिया उसे रखा नहीं, धर्म के आधार पर राजनीति कर ली, जाति के आधार पर वोट मांग लिए, उसके बाद आपके लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझें कि किस तरह की राजनीति हो रही है और उसे बदलने के लिए शक्ति आप सब में है। इसीलिए हम चाहते हैं, हमने जो घोषणा पत्र बनाया है सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ स्कूटी और स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपको सशक्त बनाने के लिए हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिनको रखने का हम वचन दे रहे हैं। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और Kia Carens coming soon। अमेठी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक नाबालिग बच्ची को कुछ लोगों ने घर में बंदकर बेरहमी से पीटा। बच्चों पर जुल्म करने वालों ने खुद ही इसका वीडियो भी बनाया और वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है और चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटों में अपराधी पकड़े नहीं गए तो इसके खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। आरोपियों में से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी है। यह मंजर दर्दनाक भी है और डरावना भी। किसी प्रोफेशनल अपराधी जैसा बर्ताव हो रहा है। इस बच्ची को सूरज सोनी के घर में मारा जा रहा है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और पहले कई बार जेल जा चुका है और जिला बदर भी हो चुका है। हैरत तो ये है कि इन सब में उसके घर की महिलाएं भी शामिल दिखती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली यह घटना निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती हैं और 135 महिलाओं के खिलाफ। फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। अगर 24 घंटे में अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस पार्टी जोरदार आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेगी। ताला लगा हुआ ये घर वही है जिसमें बच्ची को पीटा गया। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद इसे लेकर हंगामा हो गया। पुलिस ने जब आरोपियों को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि वे घर में ताला बंद करके फरार हो चुके हैं। त्वरित रूप से थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में माननीय सांसद महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में घटना में शामिल एक नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। अतिशीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में पीड़िता की सुरक्षा के लिए पुलिस बल लगा दिया गया है। आज पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल करवाया। बच्ची के पिता ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके आधार पर मुकदमा कायम कर अपराधियों की तलाश हो रही है। ये भयानक है और शर्मनाक है। हो सकता है कि ऐसा करने वाले पकड़े जाएं, लेकिन इसके पीछे जो जेंडर बायस और कास्ट बायस है, यानी एक मर्दाना सोच और जाति के कारण होने वाला भेदभाव शामिल है, वो कब और कैसे दूर होगा ये कहना मुश्किल है। अमेठी में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर झारखंड से, जहां पर स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए खुशखबरी है। इनमें से जिनके पास राशन कार्ड होगा उन्हें 10 लीटर तक पेट्रोल 25 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। झारखंड सरकार हर महीने 250 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर भी करेगी। आने वाला सालों में हम लोगों ने नया स्लोगन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। झारखंड का अब रुकेगा न झुकेगा, निश्चित रूप से झारखंड अब आगे बढ़ेगा। पहली बार सत्ता में 2 वर्ष पूरा करने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने एक साथ कई घोषणाएं की। इनमें पेट्रोल डीजल पर एक मुश्त 25 रुपए की राहत का ऐलान भी है, लेकिन ये राहत बस 2 चक्का वाहन के राशन कार्ड धारियों को मिलेगी और वो भी सीधे उनके खाते में जाएगी। हमने ये निर्णय लिया है कि लोग को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का
घोषणा आज इस मंच से की जाती है। हालांकि अपने सहयोगी कांग्रेस के इच्छा अनुसार हेमंत ने पंचायतों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की घोषणा तो नहीं की, लेकिन पारा शिक्षकों की एक साथ कई मांगे मानने की बात कही। आने वाली पीढ़ी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लेने की एक संकल्प के साथ हम लोगों ने उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करते हुए इस संकल्प के साथ उनके साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है कि आने वाला समय 12 महीना में हमारे पारा शिक्षक 11 महीना स्कूलों में नजर। इस बीच कांग्रेस पार्टी के साथ तनाव की खबरों के बीच प्रभारी आरपीएन सिंह मंच पर दिखे। सरकार में वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि सब कुछ सामान्य चल रहा है। जैसे कांग्रेस रूठा फूली होता है ना, कुछ है नहीं। जैसे कांग्रेस की तरफ से मैं भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करता था सरकार का। हालांकि नीति आयोग के मुताबिक झारखंड के 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन का दावा है कि केंद्र उनके बकाये का भुगतान कर दे तो राज्य की सूरत बदल जाएगी। वैसे शायद आर्थिक मदद उन्हें इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। रांची में कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आपको पहाड़ों पर लिए चलते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में मंगलवार रात को भारी बर्फबारी हुई और बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम जो है वो खूबसूरत बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। बद्रीनाथ के आसपास से अन्य पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर भी बर्फबारी जारी है। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर WHO से जुड़ी हुई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो सुनामी की लहर अब आ सकती है, ये दूसरी लहर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल इस तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अब लहर नहीं सुनामी आएगी। दूसरी खबर दिल्ली से, जहां पर येलो अलर्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तीसरी खबर है कालीचरण को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी को कालीचरण ने गाली दी थी। चौथी खबर झारखंड से, जहां पर अब गरीबों को 25 रुपए पेट्रोल सस्ता मिलेगा अगर उनके पास राशन कार्ड होगा तो। और पांचवी खबर नागालैंड से, जहां पर 6 महीने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को अब बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी कमेटी जो है वो इस मामले पर समीक्षा कर रही है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें और अपनी पसंद की खबर चुनें। उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।